की परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे। और भाषा के परिभाषिकार जो है वो सबसे पहले आते हैं, जिनमें है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। शायद कल हमने ये परिभाषा बताई थी, पुनः एक बार हम उस पर दोहराने का प्रयास करेंगे। तो भोलानाथ तिवारी का कहना क्या है, लर्न करते जाइएगा, आप लोग भी लिखते जाइएगा साथ में। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है। अपने विचारों को दूसरों पर व्यक्त करता है या सोचता है। लर्न करते जाइए। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों पर व्यक्त करते हैं या सोचते हैं। अब यहाँ इस जगह पर अभिव्यक्ति का मुख्य साधन जो है वह कौन सा है, तो अभिव्यक्ति का मुख्य साधन के तौर पर माना जाता है कि वह केवल भाषा है। यह कल की तस्वीर में भी हमने उसका विश्लेषण किया था। अब आप लोग लर्न करते जाइएगा साथ साथ में। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों पर व्यक्त करते हैं या सोचते हैं। मतलब हमारे जो विचार है, हमारे विचार हम क्या करते हैं, दूसरों पर अभिव्यक्त करते हैं, दूसरा उससे सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषिकार कल की तासिका में हमने बताए थे, कौन से थे, याद आ रहे आपको? विद्या सो गए क्या? हेलो, आवाज आ रही है हमारी? आवाज तो आ रही है। दूसरे पारिभाषिकार है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। तो इन्होंने कहा हुआ है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे समष्टि रूप से भाषा कहा जाता है। अब देखिए, पहली परिभाषा में हमने आपको बताया कि भाषा वो साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर व्यक्त करता है या सोचता है। माने तय हो गया यहाँ इस जगह पर कि भाषा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो हम अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को दूसरों तक अभिव्यक्त करते हैं, बताते हैं, और वह जो दूसरा सुनने वाला श्रोता है वह उसे सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दैट्स कॉल्ड लैंग्वेज। अब हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की परिभाषा है, वह कहते हैं, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे समष्टि रूप से भाषा कहा जाता है। अब दूसरी डेफिनेशन में उन्होंने कहा कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा, अब ये ध्वनि चिन्ह कौन से हमने आपको बताया था इंट्रोडक्टरी सेशन के बाद में, जो भाषा का स्वरूप में महत्व था, जिसमें हमने कल की तासिका में भी बताया कि सार्थक ध्वनियां होती हैं और दूसरी निरर्थक ध्वनियां होती है। तो जो ध्वनि चिन्ह होते हैं उन्हीं ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है। तो यहाँ तय है कि जो हमारे ध्वनि चिन्ह होंगे वह निश्चित ही तौर पर केवल और केवल सार्थक होंगे। पहली परिभाषा क्लियर हो गई? आपको समझ में आ रहा है? आप बोलते जाइएगा बीच बीच में। आपको क्लियर हो रहा है? हेलो, आवाज आ रही है हमारी? आगे बढ़ना है। अरे भाई क्या हुआ? कविता, विद्या, उज्ज्वला, आ रही मैम आपकी आवाज। ओके ओके। बड़े बेटा हम लोग आगे। यस मैम। ओके। पहली परिभाषा क्लियर हो गई है, दूसरी भी क्लियर हो गई है। अब अगले हमारे परिभाषिकार हैं पाश्चात्य विद्वान है। जिस प्रकार से आपने काव्य की परिभाषा को देखा था और उनमें भी अलग अलग प्रकार के जो थे
आज आपको यहाँ इस जगह पर भी पाश्चात्य विद्वानों को देखना है। भले ये पाश्चात्य विद्वान है लेकिन उन्होंने भाषा के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया हुआ है। तो इनका जो कहना है, लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन थॉट्स। लर्न करते जाइएगा आप एक एक करके। लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन थॉट्स बाय मीन्स ऑफ space sound and verticulate sound. अर्थात भाषा मानवीय ध्वनि संकेतों द्वारा मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति है। अब देखिए पहली परिभाषा क्लियर हो गई। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य एक दूसरे के साथ व्यक्त करता है या सोचता है। दूसरी परिभाषा हमने आपके सामने बताई थी और दूसरी परिभाषा थी डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की, और वह थी जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे समष्टि रूप से भाषा कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते, तीसरे परिभाषिकार हमारे डॉक्टर ए गार्डनर। लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन थॉट्स। अब इनका क्या कहना है देखिएगा। Language is the expression of human thoughts by means of speech, sound and verticulate sound. अर्थात भाषा मानवीय ध्वनि संकेतों द्वारा मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति है। अब देखिएगा कल परसों की तासिका में भी हमने आपको बताया था कि संकेत मिलते हैं, इशारा होता है। अब इशारा कैसे होता है? आंखों ही आंखों से इशारा होता है और एक दूसरे के साथ अभिव्यक्ति का एक मूल साधन जो होता है वह भी इशारों के ही जरिए होता है। जिस प्रकार से हम लोग यदि अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी वाणी के जरिए एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, तो उसे व्यक्तवाक कहा जाता है। अब जब मनुष्य प्राणी इस प्रकार को वाणी का वरदान उसे मिला हुआ है तो अपने अभिव्यक्ति को आसानी से प्राप्त कर सकता है। लेकिन मनुष्योत्तर प्राणी जो होते हैं उनके पास कोई भाषा नहीं है, लेकिन क्या वो जीवित नहीं रह सकते? क्या वो एक दूसरे के साथ वार्तालाप नहीं कर सकते? तो दोस्तों निश्चित तौर पर वह भी एक दूसरे के, लेकिन उनका जो वार्तालाप करने का तरीका है उसे क्या कहेंगे? अव्यक्तवाक कहेंगे। और यहाँ इस जगह पर जो खतरा मंडराता है, जो चिड़िया का गौरैया का एग्जाम्पल हमने उस टाइम में दिया था आपको, फिर से एक बार हम आपको वही संकेत देना चाहते हैं कि जिन ध्वनि संकेतों का इशारा, उन ध्वनि संकेतों को वह चिड़िया समझ पा रही थी और संकट मंडरा रहा है यह उसने जान लिया था और तत्परता से वह किसी एक पेड़ की ऊंची छलांग पर चली गई थी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ इस जगह पर, अब आ जाइए उस गौरैया को छोड़ दीजिए, तो यहाँ इस जगह पर भी भाषा मानवीय ध्वनि संकेतों द्वारा मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति है। लैंग्वेज, फिर से एक बार, लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन थॉट्स। मतलब ह्यूमन थॉट्स मीन्स क्या? कि मनुष्य के विचार। तो लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेस करता है ना मनुष्य, एक दूसरे के साथ वार्तालाप करता है। लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन थॉट्स बाय मीन्स ऑफ स्पीच, साउंड एंड वर्टिकुलेट साउंड। अर्थात भाषा मानवीय ध्वनि संकेतों द्वारा मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति है। आपको प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा, भाषा की परिभाषाओं को बताते हुए भाषा की किन्हीं विशेषताओं को सोधारण स्पष्ट कीजिए। तो आपको लिखते समय भाषा के स्वरूप को, महत्व को छोटे थोड़े पॉइंट्स में लिखना है। उसे इंट्रोडक्टरी के टाइम में जो हमने आपको शेयर किया था वो सारी चीजें आप उसमें डाल सकते हैं। और उसके बाद में भाषा की परिभाषा के तौर पर पारिभाषिकार जो है इस प्रकार से आपको छोटी सी फिगर बतानी है और फिगर के साथ डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, फिर बाबूराम सक्सेना, फिर डॉक्टर ए गार्डनर, और इस प्रकार से आगे बढ़ते जाइएगा। एक यह फिगर आपकी पारिभाषिकार की तैयार हो गई।
जब आप इस प्रकार से कर रहे हो तो उसके बाद में उनका विश्लेषण जो है फिर नीचे लिखना है पॉइंट करके, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, फिर क्या कहना चाहते हैं वो उसके नीचे पॉइंट्स पर डाल दीजिएगा, ताकि इसके साथ क्या होगा, आपके जो नंबर है वो बढ़ने में मदद हो पाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? 3 पारिभाषिकार आपके हुए हैं। क्या आप लोग सुन रहे हो, याद कर रहे हो? हेलो? यस मैम। ओके, हाँ मैम। बढ़े हम लोग आगे, आगे बढ़े। यस मैम। ओके, विद्या है, उज्ज्वला, वैशाली, कोई जुड़ा है ना? कविता जुड़ी है शायद, आज नहीं है कविता भी, है ना? हूँ मैम, है मैं मैम हूँ। शायद। ओके ओके, है। है हाँ। कोई नहीं हो। ये सारी चीजें इसलिए बताई जाती है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में तो सोने का टाइम रहता है, तो सो नहीं गए मेरे बच्चे, इसलिए आपको जगाना पड़ता है बीच बीच में। क्लियर हो गई तीनों परिभाषाएं, आपको याद हो गई है? आगे बढ़ते हो हैं। यस मैम। हाँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अगले हमारे पारिभाषिकार है डॉक्टर पी डी गुणे। बिल्कुल आसान सी है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। देखिए, दो चीजें आ रही है, क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर पी डी गुणे? पी डी गुणे का कहना है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। दो चीजें यहाँ एक जगह पर महत्वपूर्ण है। पहला कौन सा, कि भाव, और दूसरे विचार। और भाव और विचार किसके साथ जुड़ रहे हैं, किसके साथ जुड़ते हैं? कैन यू गेस? मनुष्य के साथ जुड़ते हैं। और मनुष्य को भाव कहां से मिलते हैं? भाव कहां से मिलते हैं? अपने हृदय से, अपने मन से। ओके, वेरी गुड। और विचार कहां से जुड़ते हैं? विचार कहां से आते हैं? विचार कहां से आते हैं? कविता, वैशाली, उज्ज्वला, विचार कहां से आते हैं? मस्तिष्क से। अपने मेंदू से। ओके, वेरी गुड। अपने, तो मेंदू नहीं कहेंगे, उसे मस्तिष्क कहेंगे, ठीक है? अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं हम। जैसे, हाँ, जैसे कि कड़ी धूप है, और कड़ी धूप में एक छोटा सा नंगा, छोटा सा बच्चा जो है वो नंगे पैर, उसके पैरों में कुछ चप्पल वगैरह पहना हुआ नहीं है, और वह रास्ते से चल रहा है, रो रहा है, और जो सड़क है वो बहुत ही गर्म है, धूप से लबालब भरा हुआ है। तो और आप रास्ते से जा रहे हैं, रो रहा है बच्चा, आप क्या करोगे? क्या करोगे? आप उस बच्चे को उठा लोगे, या तो छांव में जाकर किसी एक पेड़ के नीचे बिठा दोगे और पूछोगे, उससे पूछताछ करोगे, और फिर यहाँ इस जगह पर आने वाले आपके जो भी भाव होंगे वह भाव हृदयगत भाव होंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। मानते हुए चले कि आपके फाइनल एग्जाम चल रही है, यूनिवर्सिटी का आपका एग्जाम चल रहा है, और उस टाइम में जो जूनियर सुपरवाइजर होता है वो अपना रिपोर्टिंग जो भी भरना है वो भर रहा है। आपके पास बहुत बड़ा कॉपियों का बंडल भरा हुआ है। कॉपी जानते हो ना, कॉपी पीने की नहीं है, मुंह में पानी मत लाइएगा। तो कॉपियों का बहुत सारा बंडल आपके पास है, एक चीट आपने निकाली हुई है, और आप पेपर पर लिख रहे हो उस चीट में से देख देख कर, और उतने में सीनियर स्कॉट जो है वो आ जाता है, और ठीक आप ही के पास आता है विद्या। क्या करोगे उस समय में? आप कहोगे कि मैडम और भी हमारे पास ये भी ले लीजिए,
कहोगे आप ऐसा? नहीं, क्यों नहीं कहोगे? क्योंकि आप आपके मस्तिष्क से सूचना मिल जाएगी और आप तत्परता से उस सूचना को फॉलो करेंगे। कौन सी सूचना मिल जाएगी आपको कि नहीं कोई आया हुआ है हमें पकड़ लेगा, तो हम क्या करेंगे? उन नंबर को फेंक देंगे या छिपा लेंगे। ये कहाँ छिपाते हैं? ओके। एक जगह पर भाव भी आ रहे हैं, विचार भी आ रहे हैं, अब हमें भाव के साथ जुड़ना है और विचारों के साथ भी जुड़ना है। ओके, अब यहाँ एक जगह, अब आ जाइए एग्जाम ऑफिस से, एग्जाम रूम से बाहर आ जाइएगा। अब फिर से एक बार हम अपनी परिभाषा पर चर्चा करते हैं। तो ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा, बहुत प्यार से सुनिएगा, दिमाग में डाल दीजिएगा। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। फिर से एक बार लर्न करते जाइएगा। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा, ध्वन्यात्मक शब्द, कल हमने ध्वनि शब्द देख लिया कि ध्वनि क्या होती है। जैसे हमने कल आपको बताया स, धन, आ, धन, ग, धन, र, दैट्स कॉल्ड ध्वनियां, है ना। अब इन ध्वनियों में क्या होता है, यदि हम उसमें डालते हैं तो शब्द तैयार हो जाते हैं, ठीक है। और यदि दूसरी ध्वनि लेते हैं न, धन, थ, और इसमें आ यदि डाल देते हैं तो शब्द कौन सा तैयार होगा हमारा? शब्द कौन सा तैयार होगा? नाथ। सो गए क्या? क्लियर हो गई है परिभाषा आपको? डेफिनेशन इज क्लियर नाउ? यार बोलते जाइए आप लोग, समझ में नहीं आता है मुझे। मैम एक बार आप उसे रिपीट करेंगे प्लीज? परिभाषा को? हाँ, मेरी लिखनी बाकी है थोड़ी। ओके। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। अब ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। दो चीजें जुड़ रही है यहाँ पर, एक तो भाव जुड़ रहे हैं आपके और दूसरे विचार जुड़ रहे हैं। और यह अच्छा, सारे भाव एवं विचार किसके साथ जुड़ते हैं? तो मनुष्य के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि मनुष्य है इसलिए भाषा है। भाषा के बिना मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे हमने पहली तासिका में बता दिया आपको, जिस प्रकार से चांद का चांदनी के साथ है, शब्द का अर्थ के साथ होता है और धरती का आकाश के साथ होता है, ये सारी चीजें भाषा के साथ जुड़ती है। भाषा और समाज दोनों अन्योन्याश्रित है। क्लियर हो गई अब डेफिनेशन? आगे बढ़े हम लोग। यस मैम। जी मैम। अभी आखिरी है हमारे डॉक्टर तिलक सिंह। दोनों विद्वानों ने एक ही परिभाषा को अभिव्यक्त किया हुआ है। भाषा व्यक्त तथा सार्थक, उच्चारित तथा श्रोत, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जो परस्पर संबोध्य में कार्य करती है। अब देखिए, इन्होंने, डॉक्टर तिलक जी ने और सिन्हा जी ने क्या बताया? तो इन्होंने बताया भाषा व्यक्त तथा सार्थक, मतलब भाषा व्यक्त तो होती है लेकिन कैसे होती है? वह सार्थक रूप में होती है। उच्चारित तथा श्रोत, बोलने वाला बोल रहा है, उच्चारित कर रहा है और सुनने वाला उसे सुन रहा है। श्रोत, उसके जो श्रवण यंत्र है वह भी श्रवण इंद्रियों के माध्यम से वह सुन रहा है। भाषा व्यक्त तथा सार्थक, उच्चारित तथा श्रोत, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जो परस्पर संबोध्य में कार्य करती है। अब देखिएगा, यहाँ इस जगह पर उन्होंने 3-4 चीजें आपके सामने प्रकट की है। एक टाइम लिमिटेशन कंप्लीट हो रहा है क्या? दिस मीटिंग विल एंड 10 मिनट्स, ऐसा बता रहा है। हाँ,
हेलो, सभी से निवेदन है कि हम 10 मिनट तक कंटिन्यू करते हैं। ये 10 मिनट के बाद ये मीटिंग अपनी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हम लोग लेट से जुड़े ना सभी लोग। तो फिर कंटिन्यू करना है एक लेक्चर भाषा की विशेषताओं पर, या कल करना है, क्या चाहते हो आप लोग? तो मैम अभी आपसे कीजिए मैम। हाँ बोलिए। मैम आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि क्या हम हमारे लेक्चर का टाइम 11 बजे के बाद नहीं रख सकते? 11 के बाद में? हाँ, ताकि इसी समय नहीं, पर मेरे भाई का भी क्लास होता है, इसीलिए। अभी तो कॉलेज का टाइमिंग आवर्स लग जाएगा बेटा, टाइम टेबल लग जाएगा, है ना। तो 2-3 दिनों तक हम देखते हैं कि टाइम टेबल लग गया है तो ठीक है, अदरवाइज तो हमें अपने हिसाब से ले सकते हैं 11 बजे भी। ठीक है फिर। ओके, आई विल ट्राई। जी अब ये प्लीज। हमारे आखिरी है, फिर इसके बाद में कंटिन्यू करना है या कल की तासिका में लेना है? कंटिन्यू लीजिए मैम। ओके ठीक है। डॉक्टर तिलक सिंह जी का कहना है, भाषा व्यक्त तथा सार्थक, उच्चारित तथा शोध, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जो परस्पर संबोध्य में कार्य करती है। यहाँ इस जगह पर व्यक्त हो रहा है, लेकिन व्यक्त होते समय सार्थकता का भी ध्यान रखा गया है, उच्चारण का भी ध्यान रखा गया है, और साथ में सुनने वाले को भी बहुत अच्छी तरीके से देखा गया है। तो भाषा व्यक्त तथा सार्थक, उच्चारित तथा शोध, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जो परस्पर संबोध्य में कार्य करती है। पर अब यहाँ यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक कौन से होते हैं? तो यादृच्छिक का मतलब हमने उस समय में जैसा हम चाहे वैसा, मतलब जो है जैसा है वैसा का वैसा, उसी यादृच्छिक कहा जाता है। तो भाषा व्यक्त तथा सार्थक, हम बोलते जा रहे हैं, आप भी रिपीट करते जाइए, मन ही मन आप भी उसे कंठस्थ करते जाइए, लर्न करते जाइए, क्योंकि ये जो प्रश्न होता है ये प्रश्न आता ही है एग्जाम में। आंख बंद करते हुए आपको इसे लर्न करना ही करना है। तो फिर से एक बार, भाषा वह भाषा व्यक्त तथा सार्थक, उच्चारित तथा शोध, यादृच्छिक या मनी ध्वनि प्रतीक वह वह व्यवस्था जो परस्पर जो संबोध परस्पर कार्य करती है ना। कार्य करती है। तो आप लोगों को ये सारी चीजें लिख भी लेनी है साथ साथ में, या बोर्ड पर जब बोर्ड दिखाई दे रहा है ना आपको? यस मैम, दिखाई दे रहा है। ओके, क्लियर हो रहा है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक आती हुई है? नहीं। ओके, हम ठीक ठाक ढंग से पहुंच गए अभी तक। तो यहाँ एक जगह हमारे जो पारिभाषिकार थे वह सभी पारिभाषिकार खत्म हो चुके हैं। मुझे लगता है 5 पारिभाषिकार को हमने आपके सामने रखा। पांचों के पांचों परिभाषाओं को आपको बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो अभी थोड़ा सा याद कर लेते हैं स्टार्टिंग से कि भाषा के पारिभाषिकार कौन कौन से थे, किन किन को जो भी याद आता है। मुझे लगता है 4 या 5 लोग जुड़े हैं, है ना। तो 5 लोगों में से आपको प्रश्न कैसे पूछा जाएगा वो भी बताते जा रहे हैं, और आपको लिखना कैसे वो भी बताते जा रहे हैं। प्रश्न आपको ऐसा पूछा जाएगा, भाषा की परिभाषा बताते। पहला प्रश्न तो आपका क्लियर हो गया, भाषा का स्वरूप एवं महत्व की चर्चा कीजिए, मार्मिक विवेचन कीजिए, इसके संदर्भ में किसी को कोई सवाल नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगला हमारा प्रश्न कौन सा है, तो भाषा की परिभाषाओं को बताते हुए भाषा की विशेषताओं को सुधारण स्पष्ट कीजिए। तो अब पारिभाषिकार के रूप में आपको लिखना क्या है, तो स्टार्टिंग में लिख लेना आपको कि भाषा की परिभाषा आपको बताया था हमने कि भाषा का स्वरूप अत्यंत व्यापक है, जितना वो व्यापक है उतना ही सूक्ष्म है, और इसलिए इसे परिभाषा की परिधि में बांधना अत्यंत कठिन कार्य है। फिर भी अनेकानेक प्रकार के भाषा वैज्ञानिक हैं, जैसे भारतीय एवं पाश्चात्य थे, उन्होंने भाषा की परिभाषा को परिभाषा की परिधि में बांधने का सफल प्रयास किया है, और उनमें से जो पारिभाषिकार है वो निम्नानुसार है। फिर पहला, इस प्रकार से आप एक कोई भी स्ट्रक्चर बनाइएगा, आपके पास होता है अलग अलग प्रकार के डिजाइन बना सकते हो आप, और फिर यहाँ लिखिएगा पहले जो है वो पहले डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। शॉर्ट में आप लोग मत लिखिएगा, हमने शॉर्टकट
डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, दूसरे कौन से हैं डॉक्टर? बाबूराव सक्सेना। वेरी गुड। तीसरे कौन से हैं? डॉक्टर ए गार्डन डॉक्टर ए गार्डनर, वेरी गुड। और आगे? डॉक्टर पी डी गुने, वेरी गुड। आगे? डॉक्टर तिलक सिंह, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। किसे एक ने ही बताया क्या ये? किसे एक भी व्यक्ति ने बताया कि सभी ने बताया? आपका नाम क्या है, आप जिन्होंने बताया? कविता धाड़ी। कविता, वेरी गुड। बेटा आपका पहला लेक्चर है ना आज? नहीं मैम, मैंने कल भी अटेंड किया था। ओके, आप वो व्यू वाले तो नहीं हो कि रेडमी वाली जी हो? मैं हूँ वीवो। मैं आज पता चल गया। ऑप्शन नहीं आ रहा। हाँ, तो देखिए आप यदि बदमाशी करोगे तो बेटा आपको तो विवो के नाम से ही पहचानेंगे आप। अभी कविता नाम से तो कोई पहचान नहीं बन पाएगी, है ना? इसलिए बार बार हम नहीं कहते मैं हैं। वहाँ पर ऑप्शन नहीं आया था मैंने, इसलिए हाँ ठीक है, अब आप कविता के नाम नेम से। का ऑप्शन नहीं आ रहा था ना। ओके, वेरी गुड बेटा, बहुत जी जोरदार। सभी लोगों से गुजारिश है जोरदार तालियों से कविता का स्वागत करें, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है इन पांचों परिवार। अब देखिएगा, भाषा की स्वरूप महत्व को बहुत अच्छे तरीके से स्टार्टिंग में आप लोगों ने लिख लिया प्रास्ताविक के तौर पर कि भाषा का स्वरूप अत्यंत व्यापक है। जितना वो व्यापक है उतना ही वह सूक्ष्म भी, और इसीलिए इसे परिभाषा की परिधि में बांधना अत्यंत कठिन कार्य हो जाता है। फिर भी अनेकानेक प्रकार के भारतीय एवं पाश्चात्य वैज्ञानिक है, भाषा वैज्ञानिक है, जिन्होंने उसे परिभाषा की परिधि में बांधने का सफल प्रयास किया है। उनमें जो भाषा वैज्ञानिक है उनके नाम निम्नानुसार, और फिर आप इस प्रकार का चार्ट बनाइएगा। फिर यह आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया परिभाषिकार का। अभी आपके पास समय ही समय है, कल ही पता चला कि आपके दूसरे लेक्चर्स नहीं हो रहे हैं, तो तब तक हम आपको होमवर्क दिए जा रहे हैं, है ना? तो भाषा के स्वरूप महत्व के बारे में भी अब हम आज हो सके तो गूगल क्लासरूम पे हमारे ये जो वीडियो है ना वो शेयर करवा देंगे, ताकि जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनको थोड़ा सा अफसोस तो होगा कि यार ये बच्चे कितना प्यारा मजा ले रही है और हम घर पर ही बैठे रहे, हमने एंजॉय नहीं किया। तो आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से भाषा की परिभाषा पारिभाषिकार आपको क्लियर होगा। उसके बाद में आपको करना है कि फिर लिखना है नीचे निचली पंक्ति पर हेडिंग डालते हुए डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। शॉर्टकट का इस्तेमाल आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा, हम इसलिए कर रहे हैं टाइम लिमिटेशन है हमारे पास। ओके, तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी सब पॉइंट लिखोगे और फिर उसके बाद में आप यहाँ से स्टार्ट करोगे कि भाषा व साधन है उन्होंने क्या कहा हुआ है। फिर दूसरे पारिभाषिकार जो होंगे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, फिर आगे तिलक सिंह तक आप यहाँ तक आ गए। फिर आपका दूसरा प्रश्न तैयार होता है, भाषा की परिभाषा हो गया आपका, और इसी प्रश्न के साथ साथ खात्मा नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसके साथ जुड़ रही है और दूसरा प्रश्न के तौर पर हमारे साथ आता है, और वह है भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं, ठीक है। अब जितने भी भाषा की विशेषताएं आपको याद आ रही होगी, जितना मतलब आप लोग रट्टा लगा रहे होंगे या आपने जितनों को लर्न किया होगा, उतनी विशेषताओं को आपको इस प्रकार से फिर से एक नया फिगर बनाइए जो आपको अच्छा लगे उस फिगर के अनुरूप, और फिर लिखिएगा यहाँ इस जगह पर। ओके, और फिर जब आप इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर बनाओगे तो आसानी से आपको लिखने में भी और समझने में भी एक तैयार प्रारूप तैयार हो जाएगा। ये सारा स्ट्रक्चर आपको कहाँ करना है, एक छोटी सी गाइडलाइन हम आपको देते हैं कब करना है। देखिएगा कि जब आप लोग अब FY पास हो गए, SY पास हो गए, TY में आप लोग पहुंच चुके हैं, मतलब अब आपका दायरा बढ़ रहा है। अब दायरा बढ़ने के साथ साथ तो देखिए पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ नहीं है अभी। भाषा की परिभाषा एवं विशेषताओं पर यदि हम लोगों को नजर डालनी है तो भाषा की परिभाषा किस प्रकार से लिखनी है यह क्लियर हो गया। अब विशेषताओं पर यदि हम लोग नजर दौड़ा रहे हैं तो विशेषताओं को लिखते हुए डायरेक्टली विशेषता मत लिखिएगा आप, क्योंकि कुछ अलग ढंग से होना चाहिए। हाँ, हम बात कर रहे थे कि आपका FY पास आउट हो गया है, SY हो गया, TY में आप लोग अब चल रहे हो, तो ये कब करना है ना। ये स्ट्रक्चर याद नहीं रहता है आपको, पूरी विशेषता याद नहीं है, पारिभाषिकार याद नहीं है, या हो सकता है कि आज पास्ट बहुत अच्छे से या आज याद कर ले
ली, कल की तासिका में भी याद कर ली, लेकिन जब एग्जाम के टाइम में सारी आते तो रास्ते तक आते आते क्लासरूम तक अपने डेस्क पर बैठते हुए भी सारी चीजें याद आ रही, लेकिन जैसे ही जूनियर सुपरवाइजर ने आपके हाथों में आंसर शीट दे दी तब एक एक करके याद करते हो तो शायद उन 5 में से 2 को ही याद कर पाओगे। होता है ऐसा, है ना। तो उस टाइम में आपको क्या करना है, जब आपके हाथों में आपके आंसर शीट आ जाती है तो जहां पर रफ वर्क लिखा हुआ है पेज के मतलब आखिरी पेज पर, आपके आंसर बुक के आखिरी पेज पर आपको ये सारा स्ट्रक्चर्स निकाल लेना है। बहुत बड़ा बड़ा मत निकालिएगा, उसमें से शॉर्ट करके लिखिएगा और फिर भाषा के पारिभाषिकार के नामों को लिख लीजिए, क्योंकि उस टाइम में आपके पास समय होता है। जूनियर सुपरवाइजर आपको तभी डांटेगा जब आप एग्जाम के टाइम में बात करोगे। उस टाइम पर आपके पास केवल आंसर शीट दी हुई है, क्वेश्चन पेपर नहीं दिया हुआ है। उस टाइम में आप ये सारा रफ वर्क कर सकते हो, आप अपने सहेलियों के साथ वार्तालाप कर सकते हो और उनसे डिस्कस करके तुरंत आप उसमें नोट डाउन कर सकते हो, ये समय आपका होता है। लेकिन क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आप लोगों को किसी के भी साथ वार्तालाप करने का कोई अधिकार नहीं होता। उस टाइम में केवल और केवल अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल और अपना पेपर, उससे ही आपके पास होना चाहिए, न कि दूसरी चीजें। ये सारी तो यहाँ तक आते हुए हमने आपको एक की नोट्स दे दी कि आपको याद नहीं आ रहा है तो आपको याद कैसे करना है, आपके सहेली के साथ वार्तालाप कब करना है और उसे लास्ट पेज पर कैसे लिख लेना है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो भाषा की विशेषता क्या है, अब इसे देखने से पूर्व हम थोड़ा सा नजर डालते हैं भाषा की विशेषताओं के प्रारूप पर कि भाषा की विशेषताएं मूलतः क्या होती है। तो हर जन समुदाय की अपनी एक भाषा होती है। कोई भी समुदाय ले लो आप, कोई भी, गुजराती का ले लो या हिंदुओं का ले लो या किसी का भी ले लो, है ना। हर जन समुदाय की अपना अपनी एक बोली होती है, अपनी एक भाषा होती है। तो निश्चित ही तौर पर यदि हम उसके ढांचे पर डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, तो हर एक भाषा का ढांचा जो होता है वह वैयक्तिक रूप से स्वतंत्र होता है। अब जब बात स्वतंत्रता की आती है तो स्वतंत्रता की बात दोहराते हुए यहाँ इस जगह पर हम बात करते हैं विशेषताओं के, क्योंकि मनुष्य जो है, मनुष्य समाज प्रिय प्राणी है, स्वतंत्रता से परिपूर्ण ऐसा इंसान होता है। और जहाँ जिस जगह पर मनुष्य को स्वतंत्रता मिलती है ठीक उसी जगह पर वही स्वतंत्रता हर एक भाषा की अपनी एक खास तौर पर विशेषता के रूप में लागू होने के लिए उसे तत्पर कर देती है, मजबूर कर देती है। यहाँ इस जगह पर हमारी भाषा की पहली जो विशेषताएं है, हो सकता है दोस्तों कि आपको जो गूगल क्लासरूम पर आज का होमवर्क दिया जाएगा उसमें ये भी होगा कि भाषा की कोई एक विशेषता बताओ, तो आपको ये सारे पारिभाषिका उन परिभाषाओं में क्या क्या बताया, ये सारी चीजें आपकी कॉपी में राइट डाउन होना अत्यंत आवश्यक नहीं है बल्कि अनिवार्य है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाषा की विशेषताओं में हमारी सबसे पहली जो विशेषता है, तो विशेषता हमारी यह है कि भाषा पूर्ण रूप से सामाजिक वस्तु है। भाषा पूर्ण रूप से सामाजिक वस्तु है। अब कैसे सामाजिक वस्तु है, क्यों सामाजिक वस्तु है? क्योंकि मनुष्य समाज प्रिय प्राणी है, और जब वह मनुष्य समाज प्रिय प्राणी होता है तो समाज में घटित होता है। समाज में यदि हम किसी भाषा की सामाजिकता को यदि हम लोग देखते हैं तो बच्चे की जन्म के उपरांत ही उसका और उसकी भाषा के साथ गहरा रिलेशन जम जाता है। कैसे? क्योंकि बच्चे के जन्म के पश्चात ही 1 साल तक मम्मा जो होती है उसे माँ बोलना सिखाती है। फिर धीरे धीरे मम्मा का अटैचमेंट अपने भाई से होता है तो मम्मा के साथ साथ वह उस बच्चे को मामा बोलना सिखाती है। चाचा तो वो बाद में बोलते हैं, लेकिन सबसे पहला कौन सा शब्द बोलता है? क्योंकि मतलब ये तो देनी है, पता नहीं कैसे, बट गॉड गिफ्ट होगा, आई डोंट नो। बट यह क्या है कि भाषा को प्राप्त करते हुए जिस प्रकार से माँ अपने बेटे को, अपने बेटा मतलब केवल लड़का या लड़की है ना, दोनों को भी लेते हैं हम, केवल लड़कों को नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ इस जगह पर जब माँ अपने बच्चे को कदम कदम पर पैर डालने के लिए सिखाती है, ठीक उसी प्रकार यहाँ इस जगह पर भी भाषा को प्राप्त करने के लिए उस माँ को प्रयास करना पड़ता है। माँ बोलती है
माँ बोलती है। ध्यान में रखिएगा, ये जो विशेषता आपको बता दिए जा रहे हैं ना, यही विशेषता बाद में भी आपको कंटिन्यू रूप में काम आ सकती है। तो जिस प्रकार से कलम पकड़कर, उसकी उंगली पकड़कर माँ किसी कोने में छिप जाती है और बुलाती है उस बच्चे का नाम लेकर, और बच्चा कदम कदम पर आगे बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार बच्चे के जन्म के उपरांत ही बच्चा भाषा को आत्मसात करता है, और फिर वह संपर्क में आता है सबसे पहले अपनी माँ की, फिर माँ उसे माँ बोलना सिखाती है, और माँ से जुड़ा दूसरा शब्द है उसी का भाई मामा, फिर बच्चा मामा बोलना सीख जाता है। और फिर धीरे धीरे वह बच्चा जब चलने लगता है तो उसके परिवेश में घूमता है, उसके गुरुजनों के साथ, उसके दोस्तों के साथ, उसके पूरे परिवेश समाज के साथ। तो यहाँ निश्चित ही तौर पर हम उस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि भाषा पूर्ण रूप से सामाजिक वस्तु होती है। और यह सामाजिक वस्तु का एक ज्वलंत एग्जाम्पल जो था, हमने आपको कल की राजा सेमेंटिस के उदाहरण के साथ भी हमने आपको बताया हुआ था कि वह समाज में रहने वाला जो बच्चा था वह परिपूर्ण इंसान के रूप में किस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। पहली जो विशेषता थी उसे याद कर लीजिएगा, विश्लेषण आपको अभी बताया वही आपको लिखना है। भाषा पूर्ण रूप से सामाजिक वस्तु है। दूसरी विशेषता की ओर हम लोग चलते हैं। पहले क्लियर हो गई? यस मैम। मैम। ओके। दूसरी विशेषता है हमारी भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। यहाँ इस जगह पर पहले बता दिया कि भाषा पूर्ण रूप से सामाजिक वस्तु है, मतलब सामाजिकता में पनपती है, क्योंकि जहाँ समाज है वही पर भाषा है, और जहाँ भाषा है वहां पर समाज है। तो यहाँ इस जगह पर दूसरी विशेषता कौन सी है कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। आशा है कि आपके पास कॉपी होगी, आपके पास पेन होगा और आप उसे राइट डाउन कर रहे होंगे, यही आशा रखते हैं हम। आगे बढ़ते हैं कि वेरी गुड। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, तो पैतृकता से तात्पर्य आप लोग क्या ले रहे हो? पैतृकता से तात्पर्य आप क्या ले रहे हो? जैसे कि बच्चे को पिता की संपत्ति मिलती है, वैसे ही पौत्रिक यानी कि खुद की नहीं है भाषा, भाषा समाज की है, ऐसे। ओके, वेरी गुड। देखिए ना, पैतृक संपत्ति माने क्या? प्रॉपर्टी, है ना? प्रॉपर्टी, हाँ जी। है ना? तो अभी आप सोचोगे कि मैम हिंदी बोल रही है तो मैम का बेटा या बेटी जो भी होगा वो हिंदी में ही बातचीत करने लग गया होगा, या हिंदी जितनी मैम को आती है उतने से भी ज्यादा शायद सुनते सुनते बच्चे भी परफेक्ट हो गए होंगे, है ना? डू यू अंडरस्टैंड? मतलब तय नहीं है कि किसी प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर ही हो, किसी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही हो, किसी इंजीनियर का बेटा इंजीनियर ही हो, तय नहीं होता। या किसान की बेटी या बेटा जो है वो यूपीएस अधिकारी नहीं बन सकता। माने क्या है कि जहां जिस जगह की नींव होती है उसे परित्याज्य करके कुछ नया धारण करना। ओके। और भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है से तात्पर्य यह कोई विरासत से मिलने वाली चीज नहीं है ना? भाषा कोई मैगी नूडल्स नहीं है जब चाहो बना लो, है ना? तो भाषा क्या है? भाषा तो आम का पेड़ है, लगाता कोई और है और खाता कोई और है। जिस प्रकार से हमने आपको कल की तासिका में एक यारो दिखाकर बताया था कि नागरिक सभ्यता का विकास कैसे हुआ, पहले हम बंदरों की बातें थे, अब बंदर की तरह बंदर नहीं है, लेकिन हमारी जो स्थिति है बहुत अच्छे खासे तौर पर हमने नागरिक सभ्यता का विकास कर लिया और साथ साथ में भाषा का भी विकास हम लोग कर पाए। तो यहाँ इस जगह पर भाषा निश्चित ही तौर पर विरासत में मिलने वाली कोई भी चीज नहीं है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। तो भाषा क्या है अगली डेफिनेशन में हम लोग देखेंगे। तो निश्चित ही जो भाषा होती है, तो भाषा यदि हम लोग कहेंगे कि यदि हम लोग समाज में चले जाते हैं ना, तो समाज में चले जाते हैं तो एक छोटा सा बच्चा है, उस छोटे से बच्चे को उनके जो पेरेंट्स हैं वह भारत में रहना चाहते हैं और उनके बेटे को वह इंग्लैंड में पहुंचा देना चाहते हैं। अब भारत में रहने वाला वह दाम्पत्य अपने बेटे को या अपनी बेटी को इंग्लैंड में पहुंचा देता है, और फिर जब वह बच्चा इंग्लैंड के समुदाय में रहता है, उसके परिवेश में रहता है, वह परिवेश के साथ पलता है, बढ़ता है, और जब वह नौजवान होकर अपने स्वदेश लौटकर चला आता है, तो स्वदेश में आते ही उसकी भाषा कौन सी होगी? कौन सी होगी?
हाँ, यस विद्या। जो भाषा वो परदेश में रहकर सीख रहा था वही। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि वह जिस परिवेश में रह रहा है, जिस परिवेश में वह ढल रहा है, जिस परिवेश को लेकर वह आगे बढ़ रहा है, उसी परिवेश की वही भाषा भाषा वो को बोलेगा। आत्मसात करना ही पड़ता है ना। तो यहाँ जी। इस जगह पर इंग्लैंड में रहने वाला वह जो छोटा बच्चा है, वह बच्चा जब उस जगह से लौटकर स्वदेश चला आता है, अपने माता पिता के साथ रहना चाहता है, तो माता पिता को उसकी भाषा जो है उसे समझना पड़ता है और उनको भी अध्ययनरत करना होना पड़ता है। और उस बच्चे को भी, क्योंकि उनका जो बेटा है वह इंग्लैंड में रहता है और वह भारत में रहते हैं, तो स्वदेश में रहने वाला उनके माता पिता यहाँ इस जगह पर निश्चित ही तौर पर अंतिम निष्कर्ष तक हम पहुंच जाते हैं कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। कविता आगे भी जुड़ी हुई है, तो भाषा की एक छोटी सी ट्रिक हमने बताई थी, आप विद्या और उज्ज्वला से शेयर कर लीजिएगा बाद में, लेक्चर के बाद में, कि हमने कौन सी ट्रिक बताई हुई है आगे बढ़ने की, है ना। तो इस लेक्चर के बाद में आप लोग शायद डिस्कस करते होंगे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कहाँ से आपका मिस हुआ और क्या इन बच्चियों ने लिया हुआ है। तो भाषा की विशेषता में हमने पहली विशेषता आपको बताई कि भाषा पूर्ण रूप से सामाजिक वस्तु है। समाज है वहीं पर मनुष्य है, जहाँ पर मनुष्य है वहीं पर भाषा है। आसान सी चीज है ना, मतलब बहुत कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह आपसे जुड़ा है, आपके परिवार से जुड़ा है, आपके परिवेश से, आपके दोस्तों से, आपके गुरुजनों से जुड़ा हुआ विषय है। इसलिए यह भाषा जो है, यह भाषा परिपूर्ण सामाजिक वस्तु कहलाती है। दूसरी विशेषता हमने आपको बताई, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, कोई विरासत में मिलने वाली चीज नहीं है। हम लोगों को प्रयास नहीं करने पड़ते ना, अनायास से मिल जाता है। मतलब क्या हम लोग प्रयास करते हैं? हाँ, अभी आप लोगों का भी बंटवारा होगा, है ना। मतलब आप यदि 2 या 3 भाई बहन होंगे, तो जितना अधिकार आपके भाइयों का होगा, झगड़ा मत कीजिएगा ना ये गले में डालने के बाद, लेकिन अधिकार अपना होता है, लेकिन जो मिले वो अपना अधिकार जताने की जरूरत नहीं होगी। तो जिस प्रकार से प्रॉपर्टी में, विरासत में हमें अनायास से सारी चीजें मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ इस जगह पर भाषा विरासत की देन नहीं होती। भाषा निश्चित ही तौर पर पैतृक संपत्ति कहलाती है। अगली हमारी परिवार विशेषता है, भाषा व्यवहार द्वारा अर्जित संपत्ति है। अब देखिए ना, एक जगह पर हमने बता दिया आपको कि भाषा निश्चित ही पैतृक संपत्ति नहीं है, दूसरी जगह पर हमने आपको बता दिया कि भाषा को क्या करना पड़ता है, व्यवहार के द्वारा अर्जन करना पड़ता है। माँ उस बच्चे को माँ बोलना सिखाती है, लेकिन वो तो सिखा रही है, प्रयास कर रही है, लेकिन बोलने का जो तरीका होगा या बोलने का जो प्रयास करना होगा वो किसे करना पड़ेगा, निश्चित तौर पर उस बच्चे को ही करना पड़ेगा। मतलब है कि भाषा को क्या करना पड़ता है, व्यवहार के द्वारा अर्जित करना पड़ता है। और जब वह अर्जित करता है, माँ भले ही पहले से मम्मा मम्मा या मामा जो भी शब्द उस बच्चे तक पहुंचाने का प्रयास करें, लेकिन बच्चे को ही उसे आत्मसात करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे हमने आपको इंट्रोडक्टरी सेशन में राजा सेमेंटिक्स का उदाहरण दिया था, शायद कविता उस समय में नहीं थी, तो फिर से एक बार हम राजा सेमेंटिक्स का उदाहरण इस विशेषता के साथ मैच होता है। आप लोग एग्जाम्पल डालते चले जाइएगा, है ना। जैसे हमने इंग्लैंड का एग्जाम्पल इस जगह पे बताया, वैसे आप ये केवल एकमात्र ऐसा विषय है कि जिस विषय में आप ही के उदाहरण इस जगह पे डाल सकते हो। हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसा नहीं डाल सकते, क्योंकि जहां पर 1 + 1 = 2 होता है, ठीक उसी जगह पर यहाँ इस जगह पर आप यदि आपके मतों को डालते हो तो भी चल सकता है, लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो कहा है उसे वही डालना है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने जो कहा है उसे वही डालना है। आप अपने मन से, अपने पॉकेट से अपने विचारों को उस जगह पे डाल नहीं सकते, जूते लेकर आएंगे आपके साथ दौड़ने के लिए, है ना। यहाँ इस जगह पर आपको आसानी से इस जो प्रश्न पत्र है इसमें हम अपने उदाहरणों को, अपने एग्जाम्पलों को भली भांति रूप से डाल सकते हैं।
तो भाषा व्यवहार द्वारा अर्जित संपत्ति है। तो क्या कहा था हमने इंट्रोडक्टरी सेशन में, राजा सेमेंटिक्स ने क्या किया था, दो बच्चों को उठाया था, दो लड़कों को उठाया था, एक को उन्होंने कहाँ डाला, इस समाज में डाल दिया, और दूसरे को उन्होंने कहाँ डाल दिया, घने जंगल में डाल दिया। अब जब समाज में रहने वाला वो जो बच्चा था बहुत अच्छी खासी उसकी डायनेमिक पर्सनालिटी बन गई थी, और घने जंगल में रहने वाला जो बच्चा था, जो सैनिक उसके पास था, जो सिपाही उसके पास था, और जो रोटी को केवल बेक्वास शब्द के माध्यम से पुकारता था, वह बालक केवल और केवल बेक्वास शब्द बोल पा रहा था, नितांत बहरा एवं गूंगा पाया गया। मतलब भाषा के अस्तित्व की पहचान उसने खुद ने बना ली। और दूसरी जगह पर समाज में रहने वाला जो व्यक्ति था, जो लड़का था, उसकी डायनामिक पर्सनालिटी थी। आप इस अंतर को भली बात रूप से समझ जाइएगा कि जहां पर समाज है वहां पर भाषा है, जहां पर भाषा है वहीं पर मनुष्य है। मनुष्य के बिना भाषा का अस्तित्व नहीं, और भाषा के बिना समाज का अस्तित्व हो नहीं सकता। तो यहाँ इस जगह पर हमने आपको ये सारी चीजें बताई हुई है। 3 विशेषता आपकी हो गई, शायद आप लोग इन 3 विशेषताओं को अच्छी तरीके से प्राप्त कर पाए होंगे। अब फिर से एक बार आपसे लेना चाहते हैं कि कौन कौन सी विशेषताएं हमने आपको बताए। स्टार्टिंग करते हैं विद्या से। विद्या, भाषा पूर्ण रूप से सामाजिक वस्तु है। भाषा पौत्रिक संपत्ति नहीं है। भाषा व्यवहार से अर्जित की अर्जित संपत्ति है। हाँ, और फिर से एक बार। भाषा पूर्ण रूप से सामाजिक धातु है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा व्यवहाराधारित अर्जित संपत्ति है। ओके ओके ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारी जो अगली विशेषता है, भाषा परिवर्तनशील है। संसार की हर चीज परिवर्तनशील होती है ना। चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन में सृष्टि का शाश्वत नियम होता है। 10 बज गए हैं, कितने बजे खत्म होने वाली है मीटिंग सर? 10:30 ना। ओके, आवाज आ रही है ठीक ठाक ढंग से हमारी? यस मैम। यस मैम, आ रही है। हाँ, भाषा परिवर्तनशील है। तो भाषा परिवर्तनशील कैसे होती है? क्योंकि हम लोगों को पता है कि संसार की हर चीज जो है वह परिवर्तित होती है। चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन ही सृष्टि का शाश्वत नियम होता है कि अनुसार हमारी जो भाषा है, यह भाषा भी हमारी निरंतर रूप से परिवर्तनवादी विचारधारा को आत्मसात करती है। अब जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। अर्ली मॉर्निंग में हमारे ही गार्डन में, बोटानिकल गार्डन जो होता है, उसमें से हमने बहुत ताजे फ्रेश फूलों को लेकर आए, और हम मतलब आखिरकार हम गर्ल्स लेडी की यही खासियत होती है कि हम लोग सुंदर चीजों को उठा लेते हैं बहुत जल्दी, है ना। तो फिर हमने क्या किया, सुंदर सुंदर फूलों को, पुष्पों को इकट्ठा कर लिया और उस इकट्ठे फूलों को फूलदान में रख दिया। इस उदाहरण को याद कर लीजिएगा। हो सकता है कि इसी विशेषताओं को हम लोग कल की तासिका में भी रिपीटेशन कर पाए। पहली विशेषता, भाषा पूर्ण रूप से सामाजिक वस्तु है। दूसरी विशेषता, भाषा व्यवहार द्वारा अर्जित संपत्ति है। तीसरी विशेषता, भाषा परिवर्तनशील है। चेंजिंग इज द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन ही सृष्टि का शाश्वत नियम है के अनुसार यह भाषा परिवर्तनवादी विचारधारा को आत्मसात करती है। अब यह जो विचारधारा है यह कैसी है, तो किस प्रकार से यह भाषा परिवर्तनवादी विचारधारा को आत्मसात करती है? तो जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि हम लोग फूलदान में उस चुने हुए फूलों को रखते हैं और वह फूलदान मेज पर रखवा देते हैं, अपने रूम में सजा देते हैं। ओके, तो उस फूलदान में क्या अंतर आता होगा, क्या परिवर्तन होता होगा, क्या होता होगा? कैन यू गेस? Can you guess?